नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों मैंने आपको जो एनसीईआरटी पैटर्न से रिलेटेड मैं जो आपको क्लास 11th में फिजिक्स पढ़ा रहा था, उसमें मैंने तीसरे चैप्टर जो सरल रेखा में गति था, उसमें मैंने चाल तथा वेग में अंतर तक मैंने आपको पूरा डिटेल पढ़ाया था। थ्योरेटिकल जितने भी थे टोटल मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब दोस्तों देखेंगे गति के जो समीकरण होते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी एस और यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर और यू स्क्वायर प्लस 2as का जो निगमन होता है वो हम लोग कलन विधि यानी डिफरेंशियल मेथड अवकलन विधि की सहायता से हम लोग प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ करने के दो मेथड है, एक तो कलन विधि है जिसे अवकलन कहते हैं, डिफरेंशियल यानी अवकलन कहते हैं। दूसरी एक विधि है दोस्तों, दूसरी विधि ये है कि हम ग्राफ के द्वारा भी सॉल्व करते हैं। तो एक ग्राफ एक अलग सेक्शन है, उसको मैं पूरा डिटेल ग्राफ को बताऊंगा कि कैसे कैसे चीज़ें चेंज होती है, लेकिन फिलहाल मैं कलन विधि से आपको गति के प्रथम समीकरण v बराबर यू प्लस ए टी के निगमन को मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं गति के प्रथम समीकरण v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी के निगमन को। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैंने माना, यहाँ पर पहले ही मान लिया गया है कि माना एक वस्तु है जिसका t1 इक्वल टू 0 यानी जब समय 0 था तो उसका वेग क्या था, u था, और a त्वरण से चलते हुए t समय बाद उसका वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है, और इस स्थिति में s दूरी तय करता है। तो वही दिखाया गया है कि माना एक वस्तु सरल रेखीय पथ पर समय t बराबर 0 पर प्रारंभिक वेग u से गति प्रारंभ करती है तथा त्वरण a के अंतर्गत t समय में s दूरी तय करके अंतिम वेग क्या प्राप्त कर लेती है दोस्तों, v प्राप्त कर लेती है। तो ये वाली जो कॉन्सेप्ट मैंने लिखवाया है, अगर आप चाहें तो फिगर के माध्यम से भी लिख के छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी तसल्ली के लिए लिख लेते हैं तो अच्छी बात है। तो मैंने ये फिगर ड्रॉ कर दिया है, और ये जितना पूरा फिगर के साथ साथ ये वाली कंडीशन है, ये आपको फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन तीनों में हम लोग क्या लेंगे दोस्तों, ये सेम लेंगे। उसके बाद हम लोग अगले स्टेप में, अब चलिए यहाँ तक तो तीनों इक्वेशन में सेम होगा, तो अब चलिए मैं प्रथम इक्वेशन को सॉल्व करने चल रहा हूँ। तो मानेंगे, माना किसी क्षण t पर सूक्ष्म समयांतराल dt में वस्तु का वेग dv हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, dv हो जाता है। जैसा कि आपको पता है कि जब हम तात्क्षणिक वेग के बारे में बात कर रहे थे तो हम लोग मानते हैं कि कोई एक स्पेशल क्षण यानी किसी टाइम t पर, विशेष क्षण पर जो dt समय में वस्तु का वेग होता है उसे ही तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तो हमने माना कि मान लीजिए कि ये चल रहा था, कोई ऑब्जेक्ट u वेग से चल रहा था, अचानक चलते चलते एक t2 इक्वल्स टू t टाइमिंग पर एक अत्यंत सूक्ष्म समय में यानी dt समय में इसका वेग क्या हो जाता है, dv हो जाता है, यानी थोड़ा सा वेलोसिटी क्या हो जाती है, v से कुछ चेंजेज हो जाती है, कम हो जाए या अधिक हो जाए। तो उस केस में जाहिर सी बात है कि अब आपको पता होगा कि जब जैसे ही वेलोसिटी चेंज होती है तो वेलोसिटी के चेंज होते ही क्या आता है दोस्तों, एक्सेलरेशन आता है। क्या आता है, एक्सेलरेशन, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं त्वरण। इसका मतलब ये है कि टी टाइमिंग यानी स्पेसिफिक समय टी पर जब सूक्ष्म समय अंतराल जो dt आपको दिखाया गया है में वस्तु का वेग क्या हो जाता है, dv हो जाता है। तो इसलिए लिखेंगे वस्तु का त्वरण, अगर हम लोग बात करें तो वस्तु का त्वरण a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों, a इक्वल्स टू होता है dv बाई dt। तो अगर हम लोग निकालना चाहें तो dv इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a इंटू क्या होगा दोस्तों, dt होगा। बिल्कुल हो सकता है, dv इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a इंटू dt। अब देखिए, अब दोस्तों आपको ध्यान देना है कि ये क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। अब इसी को इंटीग्रेट करना है, समाकलन करना है। फिलहाल दोस्तों आप समझ सकते हैं, आप फिलहाल क्लास 11th में है, ये अवकलन और समाकलन के जो केस होते हैं कैलकुलस में पढ़ा जाता है। कैलकुलस
मैथमेटिक्स यानी जो आपकी गणित होती है उसमें एक कैलकुलस सब्जेक्ट होता है और उसी सब्जेक्ट के अंतर्गत जो होता है आपको क्या होता है कि अवकलन और समाकलन के पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ता है। अवकलन का मतलब होता है दोस्तों डिफरेंशियल डी, जैसा कि आपको दिखाया भी गया हुआ है, ये डी का मतलब होता है अवकलन, और इंटीग्रेशन के बाद अभी मैं बता रहा हूँ कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। तो फिलहाल देखिए, ये बताइए जब टाइमिंग 0 है तो वेग क्या है, u है। जब टाइमिंग t है तो वेग क्या हो गया, v। इसका मतलब कि जब समय 0 था तो वेग u था, जब समय t था तो वेग क्या हो गया, v। यानी समय के साथ साथ इसकी वेलोसिटी यानी वेग क्या हो रही है दोस्तों, चेंज हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम करेंगे कि समीकरण 1 हो गया ये, तो लिखेंगे समीकरण 1 को इंटीग्रेट करने पर, समीकरण 1 को इंटीग्रेट करने पर INTEGRAT, जिसको आप समाकलन कहते हैं दोस्तों हिंदी में, समाकलन, इंटीग्रेट यानी समाकलन करने। तो ध्यान दीजिएगा, जो समाकलन का साइन होता है, चिन्ह होता है, थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको समाकलन के बारे में भी, ये ऐसे दिखाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी भी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू डी टी। तो ध्यान रखिएगा, समाकलन के चिन्ह को ऐसे तिरछा दिखाते हैं, इस तरीके से जो है इसे समाकलन से शो करते हैं। ये बताइए जब ये dt है यानी चेंज क्या हो रहा है, समय चेंज होने के साथ साथ क्या चेंज होगा, वेलोसिटी। यानी जब समय 0 था तो वेग क्या था दोस्तों, u था। जब समय t हो गया तो वेग क्या हो गया है, क्या हो गया है दोस्तों, जब समय t हो गया तो वेग क्या हो गया, v हो गया। इसका मतलब एक बार मैं ऊपर समझा दे रहा हूं कि जब समय 0 था तो वेग u था, जब समय t था तो वेग क्या हो गया, v। तो इसको बोलते हैं दोस्तों लिमिट, यानी जब समय 0 था तो वेग u था, जब समय t हो गया तो वेग क्या हो गया, v हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, समाकलन और अवकलन दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, वो कट जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप ऐसे काट दें, नहीं। इंटीग्रेशन से ये डिफरेंशियल कटेगा तो ये क्या बचेगा दोस्तों, v बचेगा। क्या बचेगा, v। और इसको नीचे क्या लिखा गया है, u, और ऊपर क्या लिखा गया है दोस्तों, v। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा, और v को बोलते हैं उच्च सीमा। अब देखिए इंटीग्रेशन का एक कॉन्सेप्ट कहता है कि जब कांस्टेंट होता है तो ए को क्या करते हैं दोस्तों, बाहर निकाल देते हैं। तो एक स्टेप मैं इसमें ले रहा हूँ, 0 इंटू टी, ए क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, डी टी। तो थोड़ा सा एक स्टेप मैं लेके चल रहा हूँ, और तो आप ध्यान दें कि इसको भी मैं लिख दे रहा हूँ भी, यू टू भी। अब देखिए ए हो गया, अब इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल भी कट जाएंगे तो क्या बचेगा, टी। तो आप टी लिख दें, स्मॉल टी लिखें, और 0 से टी टाइमिंग आप दिखा दें। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो पहले अपर लिमिट को रखा जाता है, v की जगह क्या रखा जाएगा दोस्तों, v, और बीच में माइनस लगाया जाता है, फिर क्या होगा, v की जगह क्या होगा, u बराबर। अब देखिए a, सबसे पहले अपर लिमिट यानी t की जगह क्या होगा, t की जगह होगा t, और फिर t की जगह बीच में माइनस लगाएंगे और क्या रखेंगे, पहले t की जगह क्या रख देंगे, t, फिर बीच में माइनस, फिर क्या रखेंगे, 0। तो ये बताइए v माइनस u बराबर क्या आ गया दोस्तों, 80 आ गया। तो आप कह सकते हैं कि इसलिए v इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों, u प्लस 80। यही गति का क्या है, प्रथम नियम है। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आप क्लास 11th में हैं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल में, तो 1-2 बार इस वीडियो को देखें तब चीज़ें क्लियर होती हैं। एक बार मैं आपको थोड़ा और समझा दे रहा हूँ यहाँ से, जब 0 समय था तो वेग u था, जब टाइमिंग t हो गई तो v हो गया। इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल एक दूसरे से कट के क्या बचेगा, v, u तो नीचे है, v ऊपर है। ए इंटीग्रेशन का रूल कहता है कि जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल देंगे। तो 0 to 2 इंटीग्रेशन डिफरेंशियल कट गया, क्या बचा, टी। सबसे पहले v की जगह क्या रखेंगे दोस्तों, v, फिर बीच में माइनस, फिर v की जगह क्या रखेंगे, u, a, t की जगह t, और बीच में माइनस लगा के 0। तो v माइनस u बराबर क्या हो गया दोस्तों, 80। तो v बराबर क्या हो गया, u प्लस 80। इक्वेशन क्या हो गया, 2। समीकरण 2 ही, सॉरी, समीकरण 2 ही, समीकरण 2 ही गति का प्रथम समीकरण है, गति का प्रथम समीकरण है। तो अगर हम बात करें जहां u क्या है, v क्या है, तो अगर हम लोग बात कर लें जहां u दोस्तों क्या है, प्रारंभिक वेग है, क्या है, प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी। v जो होता है आपका होता है दोस्तों अंतिम वेग,
v जो होगा अंतिम वेग होगा, a जो होगा एक्सेलरेशन यानी त्वरण होगा, और t तो पता ही है दोस्तों टाइम होगा, समय होगा, तो ये समय होगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्या होता है, गति के प्रथम समीकरण को आपको प्रूफ किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये वीडियो में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कई बार देखें, तब चीज़ें जाकर क्लियर होती है। क्योंकि आप एक तो पहली बात कि प्रॉपर नोट्स बनाएं, एक एक लेक्चर को लिखते जाएं, प्रॉपर नोट्स बनाएं, उसके बाद आप कई बार वीडियो को देखें, फिर आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कई बार मैंने बता चुका हूँ कि एक टीचर सिर्फ आपको गाइड कर सकता है, बाकी सब दावा नहीं कर सकता है कि नहीं मैं आपको एकदम बिल्कुल परफेक्ट ही बना दूंगा। आप परफेक्ट तभी बनेंगे जब आप खुद परफेक्ट बनना चाहते हैं। मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, बाकी सारी चीज़ें आपको खुद करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये गति का प्रथम समीकरण समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपकी प्रॉब्लम दूर की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स। ओके।